तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज विज्ञान की क्लास में फिर हम लोग एक नई यूनिट पे आ गए हैं जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि रेशे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं इसमें कि किन किन चीजों के बारे में इसमें हमको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। पहले नंबर पे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। जो रेशे होते हैं वो पौधों से भी मिलते हैं और जंतुओं से मिलते हैं। जंतुओं का मतलब उसमें जानवर ही हो सकते हैं, ठीक है। इंसान से तो कोई रेशा मिलना नहीं उसके बाल से, ठीक है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु हमें देखने हैं, फिर ऊन तैयार करने की विधि देखनी है, फिर रेशम क्या होता है, रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है और रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी हमें देखना है। फिर देखना है दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व, कि जंतु के जो रेशे बनते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, जैसे बात यहां पर हो रही है रेशे की, किसकी हो रही है? कह रहा रेशे से वस्त्र तक हम जाते हैं। तो रेशा क्या है पहले हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए। यहां पे कोई कपड़े का टुकड़ा दिख रहा? मेरे पास है ये वस्त्र है। क्या है? वस्त्र है। अगर मैं इसको उखाड़ता चला जाऊं, मन तो नहीं है, मन तो नहीं है, लेकिन मैं अगर उखाड़ूंगा तो इसमें देखोगे ये पतले पतले धागे मिल रहे हैं ना, है ना। इस धागे को भी और महीन करो, ये धागा भी जो है बिल्कुल पतले पतले तंतुओं से बना है। किससे बना है? तंतुओं से। पता नहीं तुमको दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। धागा जो होता है वो किससे बना होता है? पतले पतले तंतुओं से बना होता है। उन तंतुओं, एक धागे को अगर आप थोड़ा ढीला करोगे तो वो धागा जो होता है वो कई पतले पतले तंतुओं से बना होता है, तो उसे कहते हैं रेशे। क्या कहते हैं? रेशे। रेशे से क्या बनता है? धागा बनता है, और धागा से क्या बनता है? वस्त्र बनता है। तो शुरुआत कहां से होती है? रेशे से होती है। रेशे समझ गए? अब देखो बारी बारी से हम लोग इस चैप्टर को देखते चलते हैं। यहां पर क्या लिखा है कि पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, जो रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, कपास जानते हो, रुई जिसमें से निकलती है, गोल गोल रहता है लट्टू जैसा, अभी दिखाई देगा। जूट अब देखने को नहीं मिलता है, पहले होता था खेतों में। ढैंचा देखे हो? इसी तरीके का होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको कतरा देते हैं उसी में, है ना। लेकिन वो जो है पूरा तैयार किया जाता था, फिर उसको बोझ बांध के ले जाके तालाब में फेंक देते थे, फिर उसकी लकड़ी थोड़ा सड़ती थी, फिर उसके बाद उसको पकड़ के तालाब में पीटते थे। पीटने के बाद अलग अलग उसकी छाल निकालते थे, फिर उसको फिर पीटते थे, तब जाके कहीं जूट से बोरे वोरे बनने के काबिल होता था वो। जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा था, ये कक्षा 6 की बात बता रहा है। इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों, जैसे कि ऊन तथा रेशम को प्राप्त करने की विधि तथा इनसे वस्त्र बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या जानना है कि ऊन तथा रेशम, दो चीजें, ऊन और रेशम को प्राप्त करने की विधि और इनसे कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं, कैसे गर्म कपड़े, कैसे चमकदार बढ़िया रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं, वो हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलते हैं आगे, जहां पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है देखोगे, लिखा हुआ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। कैसे रेशे मिलते हैं हमको पौधों से और जंतुओं से? कौन कौन से पौधों से मिलते हैं और कौन कौन से जंतुओं से रेशे मिलते हैं? पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पादप। पादप का मतलब भी होता है पौधा, इसकी मीनिंग ही है क्या? पौधा, पेड़। पेड़ बड़ा होता है, पौधे थोड़ा छोटे होते हैं। पादप का मतलब क्या होता है? पौधे। तो पौधे से प्राप्त हो रहा है तो उसको पादप रेशे कहते हैं। कपास के पौधों के बिनौलों, बिनौलों का मतलब जो उसका बीज रहता है ना, बीज तो उसके अंदर रहता है, मतलब गोल गोल रहता है, बढ़िया नुकीला लट्टूदार, उसको बिनौला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिनौला। तो बिनौलों से रुई
तथा पटसन, जिसको शायद अपने यहाँ पेटुआ भी कहते हैं, है ना, उसके फूल से सब्जी भी बन जाती है, सनई का फूल देखोगे ना, है ना। तो पटसन या सनई के पौधों के तनु से, किससे, तनों से, मैंने बताया ना उसको बोझ बना के ले जाके तालाब में रख देते हैं, थोड़ा सड़ता है तो उसके तने जो होते हैं, छाल उसकी छील ली जाती है, से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कागज में, सूती वस्त्र में, चादर में, पर्दे में आदि इन सब चीजों में होता है। किसके, कपास के रेशों का, ठीक है। जबकि जूट के रेशों से रस्सी बनती है, बोरा बनता है, दरी बनती है, क्योंकि ये इतना कंफर्टेबल आरामदायक नहीं होता है। इससे जय गुरुदेव वाले अपना कपड़ा पहन लेते, बोरा जो पहनते हैं ना, वो किसके पहन लेते हैं, बोरे वाले कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब वो किसके पहन रहे हैं, जूट के रेशे को पहन रहे हैं। किसके पहन रहे हैं, जूट के रेशे को। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे, इंग्लिश में कहते हैं एनिमल फाइबर। क्या कहते हैं, जांतव पढ़ने में कठिन लगे तो जंतु रेशे कह दो। क्या कह दो, जंतु रेशे, जांतव रेशे या फिर जंतु रेशे कहा जाता है। ऊन तथा रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। कौन कौन से रेशे हैं भाई, जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊपर हमने पौधों से देखा, पौधों में कौन कौन से मिले थे, एक कपास मिला था, फिर पटसन और सनई मिला था, है ना, जिसे जूट भी कह सकते हो। अब देखो जंतुओं वाले में क्या मिला था भाई, ये पादप रेशे थे। अब कौन से, जंतु, हाँ जंतु रेशे या जांतव रेशे, इनमें कौन कौन से चीजें मिलती है भाई, ऊन मिलता है और रेशम मिलता है। ऊन के रेशे किससे मिलते हैं, भेड़ से या फिर याक के, बकरी भी होती है अभी बताएंगे, ऊंट से भी मिलता है, याक के शरीर के बालों से, तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो ऊन प्रदान करते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा ऊपर। तो ऊन प्रदान करने वाले जंतु, किनसे हमें ऊन मिलता है। सामान्यता आमतौर पर देखा जाए तो भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। किससे प्राप्त कर रहे हैं, भेड़ के बाल से, ज्यादातर इसी से मिलता है, भेड़ से। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। ऊन वहां से लेके आते हैं, हम भेड़ का बाल थोड़ी लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, ऊन लेके आते हैं। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, वहां उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। हर जगह भेड़ नहीं रहती हैं, हर जगह याक नहीं रहते हैं, है ना, हर जगह ऊंट नहीं रहते हैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी, कौन सी बेटा, अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन मिलता है, ठीक है। और कश्मीरी बकरी से पश्मीना, याद रखना, पश्मीना ऊन। अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन, कश्मीरी से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। रायबरेली शहर में कई बार तिब्बती बाजार लगता है, उसमें तिब्बत से आए हुए लोग जो होते हैं गर्म कपड़े बेचते हैं। तो वहां पर किसके बने होते हैं, याक के बने होते हैं वो कपड़े। किसके बने होते हैं, जो स्वेटर वेटर वो लोग बेचते हैं, किसके बने होते हैं, याक के। तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। अब इनका चित्र हम लोग देखते हैं, कौन कैसे दिखता है। यहां पर आ जाओ। अब इसमें आप देखोगे कौन कौन से अपने यहां पाए जाते हैं। सब नहीं है इसमें क्या, हाँ ठीक है।
ये तो भेड़ है, अपने यहां पाई जाती है, इसके बाल से ऊन मिल जाता है। याक ठंडे प्रदेश जम्मू कश्मीर साइड में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पर ठंडी पड़ती है, ये भी मिल जाएगा। ऊंट गर्म स्थान पे, रेगिस्तान में। फिर लामा और एल्पेका, ये दोनों कहां थे? दक्षिण अमेरिका में, है ना, शकल देख लो इनकी। फिर ये बकरी कौन? कश्मीरी बकरी। कौन सी? कश्मीरी, है ना। ये अंगोरा बकरी है, ये कौन सी है? कश्मीरी बकरी। और ये एल्पेका और लामा, ये कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। अब इसके बाद देखो ऊन तैयार करने की विधि, कैसे ऊन तैयार किया जाता है, चलिए देखते हैं। ऊन तैयार करने की विधि आपने महसूस किया होगा, क्या महसूस किया होगा? कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम होते हैं। जो हमारे सिर के बाल हैं ये थोड़ा हार्ड हैं, लेकिन ये रोए मुलायम होते ना, मुलायम। पतले तथा हल्के भी होते हैं, ये भी बात सही है। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, जो भेड़ के दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। अब देखो जो भेड़ के दाढ़ी में रहेगा बाल, यहां वहां पर चेहरे पर बाहर, वो कैसा रहता है? रूखे रहता है, ये कठोर रहते हैं, कड़े रहते हैं, ठीक है। इनसे आप स्वेटर नहीं बनाओगे, इनसे दरी बन जाती है। क्या बन जाती है? दरी बन जाती है। और त्वचा पर जो रहते हैं बाल, वो कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, बिल्कुल तंतु रूपी पतले पतले। भेड़ पालन और प्रजनन, किस तरीके से भेड़ पालन किया जाता है ताकि इसको बिजनेस के रूप में किया जाए, मतलब बड़े पैमाने पर ऊन का उत्पादन किया जाए। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सामान्यतः जम्मू और कश्मीर में, कहां? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में, अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पालते तो अपने यहां भी हैं, लेकिन यहां पर बड़े लेवल पर पाला जाता है, इसीलिए इनका नाम आता है। उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आता। और भेड़ तो यहां भी देखने को मिल जाती है ना, पालते हैं काफी लोग, लेकिन जहां पर बड़े पैमाने पर किया जाता है उन्हीं का नाम आता है। मैदानी भागों में गड़ेरिया, ठीक है, द्वारा भेड़ों के झुंड पाले जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं और वे घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। गड़ेरिये उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल भी देता है, दाल नहीं तो सब देता है, दाल, मक्का, ज्वार, खली। भाई देखो जो देगा दाल, मक्का, ज्वार, खली, तो उसके बाल भी और बड़े और सुंदर होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो नहीं देगा, सिर्फ चरा के रखेगा, तो उसके बाल भी उसी तरीके के रहेंगे, है ना। आदि खिलाते हैं। दरअसल भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। जो उनकी देखभाल अच्छे से करेगा, उनको जितना चाहिए पोषण वो देगा। जैसी जलवायु वहां पर है, अगर उनके लिए चाहिए ठंडी जलवायु, वैसी जलवायु उनको मिलेगी, तभी जाके अच्छी क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के जो है उनसे रेशे मिलेंगे। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का ऊन उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। कहने का मतलब यह है, ढेर सारी झुंड में भेड़ें हैं, उनमें से देखा जाता है कि कौन सी भेड़ का बाल सबसे अच्छी क्वालिटी का है और ज्यादा मात्रा में है, उसी से जो है आगे जाके बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। बाकी भेड़ों को जो है नहीं, मतलब आगे की नस्ल जो है अच्छी नस्ल, भाई वो अच्छी नस्ल की भेड़ रही होगी, तभी उसी की नस्ल आगे तैयार की जाती है, बाकी की नहीं की जाती है। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन, कौन सा प्रजनन? वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं।
क्या किया है इन्होंने, जो अच्छी नस्ल की भेड़ें थी, अच्छी नस्ल की भेड़ें कौन थी, जिनके बाल अच्छी गुणवत्ता के थे, अच्छी मात्रा में थे, उन्हीं से जो है जन्म कराए जाते हैं, आगे की नस्ल तैयार की जाती है। तो जो चयन करने की ये प्रक्रिया है कि किस भेड़ से जो है आगे की नस्ल तैयार की जाएगी, उस प्रक्रिया को कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। कौन सा प्रजनन, वर्णात्मक प्रजनन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़। सारी भेड़ें गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान नहीं करती हैं, तो गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों की जानकारी नीचे दी गई तालिका में अंकित है। जैसे यहां पर नस्ल का नाम इधर दिया है, इधर राज्य जहां पर वो पाई जाती हैं, और ऊन का उपयोग कि मतलब उनके ऊन से क्या क्या चीजें बनती हैं। देखो, पहला है बाखरवाल, कहां पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। ये कौन सी भेड़ है भाई, बाखरवाल। ये नस्ल है, क्या है, नस्ल है। रहेगी भेड़ के जैसे, लेकिन वो अलग नस्ल। जैसे भैंस देखोगे कई तरीके के होते हैं ना, मुर्रा, देसी, भदावरी, है ना, तो सब अलग अलग मात्रा में दूध भी देती हैं। तो ये है बाखरवाल, ये कहां पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। इससे क्या बनाई जाती है, ऊनी शाल। फिर इसके बाद है क्या, रामपुर बुशायर, ये नस्ल है, जगह का नाम नहीं है, ये भेड़ की नस्ल है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। भूरे ऊन वाले कंबल बनते हैं, भूरे ऊन वाले कंबल जो चुभते हैं वही है। अब देखो, एक और नस्ल है नाली या नली, राजस्थान में पाई जाती है, पंजाब में और हरियाणा में। इससे गलीचे बनते हैं बिछाने के लिए, ठीक है। लोई, लोही कहो या लोई कहो, हम लोग लोई भी कहते हैं ना। ये एक नस्ल है भेड़ की, राजस्थान में और पंजाब में पाई जाती है। ऊनी वस्त्र बनते हैं, इससे कपड़े बनते हैं। लोई तो एक बड़ी सी साल भी होती है ना। फिर है मारवाड़ी भेड़, है भेड़ की नस्ल है, ठीक है। गुजरात में कुछ लोगों को मारवाड़ी कहते हैं जो बिजनेस करते हैं, लेकिन मारवाड़ी ये क्या है, भेड़ की नस्ल है। कहां पाई जाती है, गुजरात में। मोटी व रुक्ष ऊन कंबल के लिए, मतलब इसके जो रेशे होते हैं थोड़ा सा हार्ड होते हैं, ज्यादा चुभने वाले कंबल बनते हैं इससे। फिर है पाटनवाड़ नस्ल, ये भी गुजरात में पाई जाती है, होजरी के लिए, जो मुलायम एकदम सॉफ्ट कपड़ा होता है, जल्दी फट जाता है, वो वाले की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं,